दोस्तों, क्या आप कभी चेंज से घबराए हैं? जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही नहीं ऐसे बहुत से लोग हैं जो चेंज से डरते हैं। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जाने अनजाने हम सब कहीं ना कहीं लाइफ में आने वाले चेंजेस को अवॉइड करना चाहते हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि चेंज को रोकने के लिए कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की रुकावटें हैं और ऐसी सिचुएशंस कौन सी हैं जब आप एक्टिवली इन चेंजेस को होने से रोकना चाहते हैं। इसके अलावा हम आपको एंगर प्रॉब्लम यानी गुस्से पर कुछ बढ़िया एडवाइस भी देंगे और साथ ही बताएंगे कि कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए। क्या आपने कभी अपनी अनस्टेबल इमोशनल लाइफ के बारे में सोचा है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ओवर रिएक्शन से बचना बहुत मुश्किल होता है? या फिर आपने कभी गौर किया है कि कुछ सिचुएशन में चीजें बेटर हो सकती थी अगर आप ज्यादा ओवर रिएक्ट ना करते? दोस्तों, इस बुक समरी में हम आपको मूड को रेगुलेट करने के लिए कुछ बेस्ट टेक्निक्स बताने वाले हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डर जैसे इमोशंस को कैसे हैंडल करें और ऐसे लोगों का रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देंगे जो इन इमोशंस पर कंट्रोल कर पाए और इनके मास्टर बन गए। मगर अच्छी चीजें बस यहीं खत्म नहीं होती। जब आपकी लाइफ में बुरी चीजें होती हैं तो सब कुछ बदल जाता है। जैसे कि लाइफ में आने वाले उतार चढ़ावों का आपके स्लीपिंग पैटर्न पर भी गहरा असर पड़ता है, और अगर आप ढंग से सोएंगे नहीं तो चीजें और भी बुरी होती चली जाती हैं। इसीलिए हम आपको यहाँ कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे जिससे आप बेटर और बढ़िया क्वालिटी की नींद ले पाएं, और फिर आप पूरे दिन ना सिर्फ कम थकान महसूस करेंगे बल्कि पहले से ज़्यादा एफिशिएंट और बेटर तरीके से अपना दिन गुजार पाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चेंज का प्रोसेस। जैसा कि हमने पहले कहा, अपनी लाइफ में किसी भी तरह का चेंज लाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चेंज क्यों जरूरी है। जब कोई इंसान इस बात को समझेगा उसके बाद ही जाकर इस चेंज के लिए तैयार हो पाएगा। अब जैसे कि बहुत से लोग स्ट्रेस में आकर या इमोशनल होकर ड्रिंक लेना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि ड्रिंक लेने से उन्हें रिलैक्स फील होगा और उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं वो दूर हो जाएंगी। हालांकि वे इस बात से इनकार कर देते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में वे एक और प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। ये प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग की, और ये बाद में धीरे धीरे उनकी एक बुरी आदत बन जाएगी। अब होता यह है कि वे अपनी ऑनगोइंग परेशानियों का इलाज एक बुरी आदत में ढूंढ रहे हैं। ऐसा करने से उनकी पुरानी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होती नहीं है बल्कि एक और बुरी आदत उनके गले पड़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह प्रॉब्लम जहां की तहां रहती है और कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकलता है। लाइफ में चेंज लाना या खुद को चेंज करना इतना भी आसान नहीं होता। चेंज जितना बड़ा होगा, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा, मगर फिर भी इसका एक सॉल्यूशन निकल सकता है। अपनी डिफिकल्टीज को रिजॉल्व करने के बजाय आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को कुछ डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आप उन सब की एक लिस्ट बनाकर लिख लें। हो सकता है आपकी लिस्ट कुछ इस तरह से हो: नंबर 1, कम नींद। नंबर 2, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते वक्त घबराना। नंबर 3, काम में मन न लगना। नंबर 4, प्रमोशन ना मिलना। और नंबर 5, जितनी होनी चाहिए उतनी एक्सरसाइज ना हो पाना। सबसे पहले अर्जेंट प्रॉब्लम्स को छांट लें। अगर आपको ढंग से नींद नहीं आती है तो ये आपकी सबसे अर्जेंट प्रॉब्लम है। इसके लिए एक टेक्निक जिसे हम बाद में समझाएंगे उसका इस्तेमाल करें। सोने से 2 घंटे पहले सारे डिवाइसेस जैसे फोन, कंप्यूटर्स, टीवी वगैरह बंद कर दें। कुछ दिनों तक ये तरीका आजमाएं, फिर आप देखेंगे कि कैसे आपको बढ़िया नींद आने लगेगी। तो अब जब आपको नींद अच्छी आ रही है तो बाकी प्रॉब्लम्स पर ध्यान दे सकते हैं। अगली प्रॉब्लम है वर्क एफिशिएंसी, यानी दिल लगाकर बढ़िया काम करना। अब ये एक मानी हुई बात है कि जो रातों को चैन से सोता है वही सुबह उठकर पूरी एनर्जी के साथ काम कर सकता है, और जब आपका काम बढ़िया होगा तो प्रमोशन तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बात आती है स्ट्रेस और एंजाइटी की। हम आपको इन इमोशन पर वही घिसे पिटे लेक्चर नहीं देंगे जो बहुत बोरिंग होते हैं, और बाद में जब आप इन इमोशंस से गुजर रहे होंगे, खासकर जब ये काफी इंटेंस हों, तो उस टाइम आप कुछ भी क्लियरली नहीं सोच पाएंगे। इसलिए हम आपको ऐसी सिचुएशन की लिस्ट बता रहे हैं जिसमें स्ट्रेस और एंजाइटी होना कॉमन बात है।
इस सिचुएशन को माइंड में रखकर हो सकता है आप फ्यूचर में आने वाली कुछ इस तरह की सिचुएशन को भांप लें और उसी हिसाब से खुद को तैयार करें। नंबर 1 पेन, नंबर 2 फिजिकल एनर्जीज, नंबर 3 बीमारी, नंबर 4 रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और नंबर 5 अपने किसी बेहद करीबी की मौत या फिर आपके काम में आने वाले कुछ अनवांटेड चेंजेस जैसे जॉब छूट जाना या फिर जॉब में आपकी पोजीशन छिन जाना। स्काइंग करते हुए एनी की टांग टूट गई। बेशक उसको काफी दर्द हुआ, लेकिन कुछ दिन हॉस्पिटल में रहकर जब वो लौटी तो सब पहले जैसा ही नॉर्मल हो गया। उसकी जॉब कुछ ऐसी थी कि टांग टूटने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, कम से कम उसे तो यही लगता था, मगर जल्द ही एनी को पता लग गया कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। दिन गुजरते गए और हालात बद से बदतर होते चले गए। अब छोटी छोटी बातों पर भी वो अपने कलीग से लड़ पड़ती थी और घर आकर इस बारे में सोचती रहती थी। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि पहले वो काफी चुस्त थी, इसलिए हमेशा इधर से उधर भागती रहती थी, मगर टांग की वजह से वो पहले जैसी नहीं रही और इसीलिए उसे बाकी लोगों से जलन हो रही थी। साथ ही इस हालत में उससे ठीक से सोया नहीं जा रहा था और ऊपर से टांग की लगातार खुजली ने उसे तंग कर दिया था। इन सब चीजों की वजह से एनी का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया कि वो हमेशा टेंशन में रहती थी और लड़ने का बहाना ढूंढती रहती थी। किस्मत से एक ऐसी ही स्लीपलेस नाइट के बाद उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह पता चल गई और उसने कसम खाई कि जो उसने पिछले कुछ दिनों में किया वैसा अब वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। इस तरह एनी ने डायरेक्ट तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की। साथ ही दूसरी तरफ आप अपने स्ट्रेस और एंजाइटी से डायरेक्ट छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स को अपनाना होगा, जैसे आप अपने मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं, नंबर 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, नंबर 3 फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, नंबर 4 अपने इमेजिनेशन में अच्छी बातें सोच सकते हैं और नंबर 5 मेडिटेशन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप इनमें से हर एक टेक्निक यूज करें या फिर सब एक साथ ट्राई करें, मगर हाँ स्ट्रेसफुल टाइम में इनमें से एक भी करेंगे तो आपको पक्का हेल्प मिलेगी। और यही एनी ने भी किया। जब वो अपने जॉब में काफ़ी स्ट्रेस हो गई थी, ऐसी सिचुएशंस में उसे सबसे पहले अपनी मसल्स खिंची खिंची लगती थी, तो उसने पहले अपनी कंप्लीट बॉडी रिलैक्सिंग पर फोकस किया। वो चुपचाप एक जगह पर बैठ गई और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दिया। वो धीरे धीरे और गहरी सांसें लेती रही। उसे महसूस हुआ कि उसकी हर सांस के साथ बॉडी का टेंशन दूर हो रहा है और मसल्स भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। कुछ मिनट बाद ही वो फिर से रिफ्रेश्ड और काम डाउन हो गई थी और काम के किसी भी प्रेशर को झेल सकती थी। दूसरे वर्ड्स में कहें तो उसने मसल्स रिलैक्सेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बहुत बढ़िया यूज किया था। ये एक्सरसाइजेज एक तरह से एंशिएंट मेडिटेशन प्रैक्टिस की तरह होती हैं, मगर कामनेस और पीस पाने के और भी कई तरीके हैं। ये आपको थोड़ा पैराडॉक्सिकल लग सकता है, लेकिन साथ में कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज करने से शायद कुछ काम बने। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई ट्रेनिंग फिनिश करते हैं तो हमारा दिमाग एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे एंडोर्फिन्स कहते हैं, जो कि एक तरह का ट्रैंक्विलाइजर है। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। हालांकि एनी काम से थकी हारी घर लौटी थी, फिर भी वो थोड़ी देर में घर के बाहर वॉक करती रही। उसे अच्छा फील हुआ क्योंकि अपने काम के दौरान वो ज़्यादातर बैठी रहती है और जब से उसकी टांग टूटी थी उसका चलना फिरना तो जैसे बंद ही हो गया था। और जब वो वॉक करके आई तो उसकी वजह से उसके दिमाग में जो एंडोर्फिन्स रिलीज हुए उससे उसका सारा स्ट्रेस और टेंशन चला गया। तो हम देख सकते हैं कि एक छोटी सी वॉक भी कितनी हेल्दी हो सकती है। आपको अपने एंडोर्फिन्स रिस्पॉन्स के लिए किसी एथलीट की तरह हार्ड प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बस एक वॉक ही काफ़ी है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली बात, जब भी आपको लगे कि आप इतने अनकॉन्शियस हैं कि एक वर्ड भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप ये सिंपल सी इमेजिनेटिव एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। ये कोई जोक नहीं है। पहली बताई गई टेक्निक्स की तरह ये भी न्यूरोलॉजी और कॉग्निटिव साइंस पर बेस्ड है। ऐसा देखा गया है कि कोई पर्टिकुलर चीज देखने पर आपका दिमाग जो रिस्पॉन्स देता है वही उसे इमेजिन करने पर भी देता है। तो जब आप अनकॉन्शियस होने लगते हैं तो खुद को अपने सेफ स्पेस में इमेजिन करने से आप सच में खुद को उस सेफ स्पेस में ले जाते हैं। एनी को कैलिफोर्निया के बड़े बड़े बीचेस बड़े पसंद थे। एक दिन उसका एक कोवर्कर उसके पास आकर किसी काम के लिए एनी को खामखा क्रिटिसाइज करने लगा, जिसमें एनी की कोई गलती नहीं थी। उस कलीग के साथ उलझकर बेकार की बहस करने के बजाय एनी ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली
और अपने माइंड में कैलिफोर्निया के वही शानदार बीचेस इमेजिन करने लगी जहां उसे बचपन में खेलना अच्छा लगता था। कहने की जरूरत नहीं है, जब उसने आंखें खोली तो बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रही थी जब वो 20 साल पहले रेत में खेलती एक छोटी सी लड़की हुआ करती थी। एंगर कंट्रोल गुस्सा सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन है। गुस्सा आपके रिलेशनशिप्स बर्बाद कर सकता है, किसी की जान को सीरियसली खतरे में डाल सकता है और इसका नतीजा कभी कभी बेहद शर्मनाक, दुखद और पछतावे से भरा भी हो सकता है। लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे आप इस तरह के रिएक्शंस को रोक सकते हैं। इससे पहले हम यहाँ कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल दें। आपको ये बात जाननी होगी कि किसी भी दूसरे इमोशन की तरह गुस्से का भी कोई कंप्लीट इलाज नहीं है। इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। आखिरकार कई बार कुछ फ्रस्ट्रेटिंग बातों में इंसान को गुस्सा आ ही जाता है, मगर इंपल्स में आकर कुछ भी करने और सोच समझ के बाद में एक्शन लेने के बीच बहुत फर्क होता है। यहाँ कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो एंगर कंट्रोल करने में यूज की जाती हैं। नंबर 1, टाइम आउट। ये वाला तरीका सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा आसान भी। यहाँ से जानना बहुत जरूरी है कि आपको कब सबसे ज्यादा गुस्सा आता है और जब ऐसा होता है तो स्लोली 10 तक काउंट करें। इस तरह आप इंपल्स में आकर एक्शन लेने से बच जाएंगे और आपको सोचने का थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। नंबर 2, लोगों से कम एक्सपेक्टेशंस रखें। हम में से ज्यादातर लोगों को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिसिप्लिन्ड हो, सही एक्शंस लें। लेकिन अगर हम ये मान के ही चलेंगे कि लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले तो हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस कम होंगी और इसीलिए हमारे पास गुस्सा करने की बहुत कम वजह रह जाएंगी। नंबर 3, असर्टिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि कोई भी एग्रेशन दिखाए, अपने और दूसरों के राइट्स के लिए काम और पॉजिटिव तरीके से खड़े होने के काबिल बनना। इस तरह आप अपने एग्रेशन पर काबू पा सकते हैं और इसे किसी कंजर्वेटिव पर्पस में यूज कर सकते हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपकी सारी एनर्जी का सही इस्तेमाल होता है जो वरना यूं ही बेकार चली जाती है। अब इन तीनों प्रिंसिपल्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हम इन्हें लाइफ में यूज कर सकते हैं। एलेक्स को अपनी गुस्से की आदत के चलते बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। वैसे तो वो अक्सर शांत और अच्छा रहता था, मगर अपने काम को लेकर वो कुछ ज्यादा ही डिफेंसिव हो जाता था। उसे इतना भी नहीं पता था कि खुलेआम किसी की इंसल्ट करने और कंजर्वेटिव क्रिटिसाइज में बहुत फर्क होता है और ऐसे ही कुछ उल्टे सीधी सिचुएशन से गुजरने के बाद उसे फील हुआ कि कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। और अब जब उसे लगता है कि कोई उसे फालतू का लेक्चर देने वाला है तो बजाय गुस्सा करने के वो अपने माइंड में धीरे धीरे 10 तक काउंट करता है। वो हर वर्ड पर जोर देता है, बहुत स्लोली और कुछ और नहीं सोचता। 10 या उससे ज्यादा सेकंड बाद वो फिर से उस सिचुएशन को अप्रोच करता है, मगर एक डिफरेंट एंगल के साथ। अगली बार एलेक्स जब पार्किंग में गाड़ी लगाने जा रहा था कि तभी एक आदमी ने आकर उससे पहले अपनी गाड़ी लगा दी। ऐसा नहीं था कि उस आदमी ने एलेक्स को देखा ना हो, पर उसने उसे कोई भाव नहीं दिया। अगर कोई दूसरा मौका होता तो एलेक्स को गुस्सा आ जाता। वो शायद कुछ ऐसा सोचता, उसका क्या हक बनता है कि वो मेरे साथ ऐसा करे, ये कोई तरीका नहीं है। मगर यहाँ कुछ अलग था। उसे पता था कि लोगों को सही बनाने के लिए या सही करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता और अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी तो ऐसी छोटी मोटी बातों पर उसे गुस्सा नहीं आएगा। फाइनली असर्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो एलेक्स को बड़े काम की लगती है। अंदर ही अंदर अपने गुस्से को पीते रहना काफी डेंजरस होता है। इससे कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे अचानक से गुस्से का पहाड़ टूट पड़ना, स्ट्रेस की वजह से बीमार पड़ जाना वगैरह। इसीलिए अपनी बॉडी से गुस्सा बाहर निकालना बेहद जरूरी है, मगर एक कंट्रोल और सब्टल तरीके से। जैसा हमने बताया कि एलेक्स ने इंपल्स में आकर एक्ट करने के बजाय एक टाइम आउट लेना यूज किया, जिससे वो 10 तक काउंट कर सके और जिस पर उसे गुस्सा आ रहा है उसे कुछ भी कहने से पहले उसे थोड़ा सोचने का टाइम मिल सके। मगर कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है जहां लोगों की गलत हरकतों पर सच में गुस्सा आता है। हालांकि बुरा बिहेवियर भी बहुत बार अनकॉन्शियस होता है, लेकिन इन सिचुएशंस में भी जहां सामने वाला बेशक अनप्लीजेंट है, आपका इंपल्स में आकर एक्ट करना गलत होगा। बजाय इसके एलेक्स शांति से इंतजार करता है कि उसकी भी बारी आएगी अपनी बात कहने की और तब वो अपना बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरे इंसान को उसकी गलतियां बताता है और उन गलतियों को इम्प्रूव करने का मेथड भी, यानी असर्टिव कम्युनिकेशन। और इस तरह से वो अपनी बैड एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करता है। मेमोरी एनहेंसमेंट में जितने भी इंप्रूवमेंट्स हमने अब तक बताए हैं
लगभग सारे किसी इमोशनल प्रॉब्लम और चेंजेस के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये कॉग्निटिव इंटरवेंशन का एक एग्जाम्पल है जो सच में काम आता है और जिसे आप अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। याद कीजिए, जब आप कुछ पढ़ना चाहते हैं मगर किताब हाथ में लेते ही आपके दिमाग में कितने ही ख्याल आने लगते हैं और आप एक पेज भी पूरा नहीं पढ़ पाते। ये अगली टेक्निक ऐसी ही सिचुएशन में काम आएगी और साथ ही आपकी मेमोरी भी इंप्रूव करेगी। दरअसल इसके 5 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, रीडिंग। जब आप कोई किताब पहली बार पढ़ते हैं तो ये बहुत फोकस्ड या अटेंटिव नहीं होना चाहिए। बस हेडिंग्स पर थोड़ा ध्यान दें, सब हेडिंग्स पढ़ें और खास आइडिया पढ़ें। नंबर 2, क्वेश्चंस। टेक्स्ट को पूरा पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपके दिमाग में आए उन्हें नोट करना ना भूलें। नंबर 3, सेकंड रीडिंग। ये स्टेप बहुत फोकस्ड होना चाहिए और सबसे लंबा भी। अगर एक ही पेजेस को कई बार पढ़ना पड़े तो हेजिटेट ना करें, क्योंकि पॉइंट ये है कि आप चीजों को अच्छे से समझ सकें। नंबर 4, रिप्रोडक्शन। जब आप सेकंड रीडिंग फिनिश करें तो ट्राई करें कि जितना पॉसिबल हो बुक को उतना डिटेल में रिप्रोड्यूस कर सकें। ये कई मीडियम से आप कर सकते हैं। आप चाहे तो समरी लिख सकते हैं या अपने दोस्तों से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, मतलब इसका हर तरीका काम आ सकता है। नंबर 5, कीपिंग द नोट्स। इतना श्योर रहें कि आप नोट्स बनाएं और बीच बीच में उन्हें चेक करते रहें और थोड़ा लंबे टाइम बाद आप जितना हो सके उतना रिप्रोड्यूस करने के लिए ट्राई करें और देखें आपको कितना समझ आया। दोस्तों, बात करते हैं स्लीप रेगुलेशन की। स्लीप और स्लीप रेगुलेशन के बारे में थोड़ी डिस्कशन पहले भी हो चुकी है। नींद हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और हम अक्सर बाकी कामों के लिए इसे ही नेग्लेक्ट करते रहते हैं। एक तरह से बोलें तो हम क्रॉनिक स्लीप डिप्रीवेशन के टाइम में रह रहे हैं। हम सबके साथ ये प्रॉब्लम है। आप देर से सोने जाते हैं और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि जब आप बेड पर लेटते हैं तो आपको नींद आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और जैसे ही आपकी आंखें लगती हैं तभी अलार्म बजने लगता है। ये अच्छी बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे खुद ही अपनी नींद के दुश्मन बनते हैं। नंबर 1, ऐसी डिवाइसेस यूज करना जिनसे ब्राइट लाइट निकलती है। फोन्स, कंप्यूटर्स जैसी चीजें। अच्छा होगा कि सोने से पहले ऐसे किसी डिवाइस का यूज ना ही किया जाए, खासकर फोन जिसे आप अपनी आंखों के एकदम क्लोज रख के देखते हैं। रिसर्च में बताया गया है कि सोने से 2 घंटे पहले इन चीजों से दूर रहें। होता क्या है कि गैजेट्स की आर्टिफिशियल लाइट आपके दिमाग को ये धोखा देती है कि ये डे लाइट यानी दिन की लाइट है। तो इमेजिन कीजिए इससे आपके दिमाग में क्या उथल पुथल मचती होगी। नंबर 2, डे टाइम तक बेड पर पड़े रहना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि दिन के टाइम में बेड पर लेटकर टीवी देखते हैं या बुक्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये एक अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि इससे आपका ब्रेन बेड और आपकी नींद के बीच रिलेशन नहीं बना पाता। ऐसा देखा गया है कि जब बेड को सिर्फ सोने के लिए यूज किया जाता है तो आपकी नींद की क्वालिटी अपने आप बेटर हो जाती है। नंबर 3, दोपहर के टाइम लंबी नींद लेना। दिन के वक्त सोने में मजा तो आता है, मगर ये एक बुरी आदत है, खासकर जब आप देर तक सोए रहते हैं। इससे आपका स्लीपिंग पैटर्न खराब होता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नींद ना लें, मगर कोशिश करें कि 20 से 30 मिनट के लिए ही सोया जाए। नंबर 4, डार्कनेस। साइंस प्रूव कर चुकी है कि जब आप अपने रूम में बिल्कुल अंधेरा रखते हैं तो आपको सबसे अच्छी क्वालिटी की नींद आती है। दोस्तों, कंक्लूजन यह है कि लाइफ स्टाइल इंप्रूव करने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से कुछ हमने आपको यहाँ बताए हैं। चलो एक बार फिर से सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को रिपीट कर लेते हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पर बात की। नंबर 1, हम अपने में चेंज कहाँ पर ला सकते हैं। नंबर 2, मूड को कैसे चेंज कर सकते हैं। नंबर 3, गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 4, बुक को कैसे पढ़ें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन याद रहे। और नंबर 5, स्लीप की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें जिससे हमारा पूरा दिन प्रोडक्टिव बना रहे। हालांकि हम जानते हैं कि इनमें से हर एक एस्पेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है और इन्हें गहराई से समझकर अप्रोच करने की जरूरत है, लेकिन हमें यकीन है कि यहाँ डिस्क्राइब की गई इन टेक्निक से आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।